शुभाशीष प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और नए सत्र के अध्ययन में आप बहुत ही तेज़ी से लग चुके होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अध्ययन को समय समय पर सुचारू बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मैं इसी प्रकार से आप लोगों के सम्मुख वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं क्षितिज का गद्य खंड का पहला पाठ, नेताजी का चश्मा। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए और अपने मित्रों को इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, हम अध्ययन आरंभ करते हैं। हम पाठ का अध्ययन करने से पहले संक्षिप्त में लेखक का परिचय जान लेते हैं कि लेखक कौन है, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, आदि आदि। लेखक स्वयं प्रकाश, जन्म सन 1947, इंदौर में इनका जन्म हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहते हैं इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा इन्होंने राजस्थान में गुजारा। मतलब अपना अधिकांश समय इन्होंने राजस्थान में गुजारा। फिलहाल वह अब वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर, सेवा से मुक्ति लेकर भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। मतलब जो वसुधा पत्रिका है उसके संपादक मंडल में हैं और उसका संपादन कार्य देख रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें से प्रमुख हैं पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया है। मतलब इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। इनके साहित्य की विशेषताएं हैं कि इनके साहित्य में मध्यम वर्गीय जो जीवन शैली है उसका कुशल चित्रण देखने को मिलता है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना भी है। तो सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग आदि के आधार पर हो रहे भेदभाव के प्रति इनकी कहानियों में प्रतिकार यानी विरोध का स्वर भी आपको देखने को मिल जाएगा। वे देशभक्ति को केवल नारेबाजी तक सीमित रखना नहीं चाहते हैं। वास्तव में जो लेखक है वह देशभक्ति को सामान्य मनुष्य के आचरण में देश प्रेम के रूप में देखना चाहता है। उसका मानना है कि ये जो देश है उसमें देशभक्ति का अर्थ वास्तव में यहाँ के प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक वस्तु से प्रेम ही देशभक्ति है। जैसा कि यहाँ देखिए लेखक कहता है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। लेखक का मानना है कि केवल किसी चौराहे पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगना, लड़ाई झगड़े करने लगना और बलिदान की बात करने लगना, ये ही देशभक्ति नहीं है। वास्तव में इस देश की प्रत्येक संपदा से, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक प्राणी से प्रेम ही सच्ची देशभक्ति है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि लेखक ने जो ये चैप्टर लिखा हुआ है नेताजी का चश्मा, इसमें वास्तव में क्या है। नेताजी का चश्मा, नेताजी मतलब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम जाने हमें कितने नारों को याद दिला देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो आदि नारे मात्र इनके नाम से ही याद आ जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं लेखक क्या कहता है। इस पाठ का आरंभ एक छोटे से कस्बे की घटना से शुरू होता है। एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति हैं लेखक जिनका नाम है हालदार साहब। हालदार साहब वास्तव में किसी एक पद के लिए या उपनाम के लिए संबोधित किया गया है। कहते हैं हालदार साहब
किसी एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के काम से उनको हर 15वें दिन इस कस्बे से गुजरना पड़ता है जिस कस्बे का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है। ये जो कस्बा है ये बहुत बड़ा नहीं है, अर्थात ये कस्बा छोटा है। जिसे पक्का मकान कहा जा सके ऐसे बहुत कम मकान यहाँ पर हैं, मतलब अधिकांश मकान कच्चे ही बने हुए हैं। जिसे बाज़ार कहा जा सके ऐसा एक ही बाज़ार है। कस्बे में लड़कों के लिए केवल एक स्कूल है और एक स्कूल अलग से लड़कियों के लिए है। मतलब ये जो शहर है, ये कस्बा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है। हाँ, एक छोटा-सा कारखाना भी इस कस्बे में है और वह कारखाना किस चीज़ का है? सीमेंट का कारखाना है। 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं, मतलब मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हाँ, एक नगर पालिका भी है। इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान दिलाया गया है कि एक नगर पालिका भी है। चूँकि नगर पालिका भी है, तो पक्का नगर पालिका कोई ना कोई काम भी कराती होगी। कुछ ना कुछ तो करती होगी। मतलब कस्बे के विकास के लिए जो काम है वह नगर पालिका करती है। जैसे सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कुछ कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, कभी सम्मेलन करवा दिए, कुछ इस प्रकार के छोटे-मोटे काम नगर पालिका ज़रूर करती रहती है। इसी नगर पालिका में कोई एक उत्साही बोर्ड होगा, मतलब जिसमें बड़ा जोश होगा कि मैं कुछ अलग से करके दिखाऊँगा। ये सारे काम तो सभी करते रहते हैं, मैं कुछ अलग से करूँगा। या कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, उसने छोटा वो सोचा होगा कि यार अब मेरा जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं इस शहर के लिए कुछ करके जाऊँ, जिससे कि मेरी यादें हमेशा के लिए जुड़ी रहें। तो ऐसा ही विचार करने के बाद उनने शहर के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवाने की योजना बनाई। और ये जो कहानी है, ये इसी मूर्ति, इसी प्रतिमा के बारे में है। या लेखक कहता है कि ये बात छोड़ दीजिए, ये मूर्ति के बारे में नहीं है, वास्तव में ये मूर्ति के एक बहुत से छोटे से हिस्से के बारे में है। अर्थात नेताजी की जो मूर्ति है, उस पे चश्मा जो है, उस चश्मे के बारे में ही एक पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। लेखक कहता है पूरी बात मुझे याद नहीं है, मतलब पता नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ होगा, लेकिन जब ये मूर्ति बनाने का काम लिया गया होगा या मूर्ति बनवाने का चौराहे पर लगवाने का जो संकल्प लिया गया होगा, उस समय शायद जो उस कस्बे का जो प्रशासनिक अधिकारी था या जो बोर्ड था उसको अच्छे बेहतर मूर्तिकार जो देश के थे उनकी जानकारी नहीं होगी। या हो सकता है दूसरा कारण वह लेखक बताता है कि मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा थी, मतलब जितना बजट नगर पालिका के पास था उससे कहीं ज़्यादा खर्च उस पर हो रहा था। या हो सकता है कि समय बहुत कम था, वो जो प्रशासनिक अधिकारी था या बोर्ड था उसकी जो शासनावधि थी, उसके शासन का जो समय था वो खत्म हो रहा था। इन 3 कारणों के कारण, शायद इन 3 कारणों के कारण ही एक निर्णय लिया गया अंत में कि जो स्थानीय कलाकार है, मतलब जो उसी कस्बे का कोई कलाकार है, उसको ही मूर्ति बनाने का काम दे दिया जाए। और उस निर्णय के अनुसार उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, जो इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइंग मास्टर वहाँ नहीं थे, जिनका नाम शायद मोतीलाल रहा हो, उनको ही ये काम करने का ज़िम्मा सौंप दिया हो, उनको ही मूर्ति बनाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी हो। और उन्होंने भी 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाने का विश्वास दिला दिया, मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया। मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही काम निकाल देने का वादा किया। उनको विश्वास था, मूर्तिकार मोतीलाल को विश्वास था कि वो 1 महीने में अच्छा काम कर लेगा और उसी 1 महीने में उसने काम करने का विचार करके 1 महीने में तैयार करने का वादा कर दिया। आगे क्या हुआ? लेखक कहता है कि जैसा कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, एकदम सफ़ेद। और कितनी थी? टोपी से लेके की नोक से लेके कोट के दूसरे बटन तक, मतलब कोई 2 फीट की ही एक मूर्ति बनाई गई जो सिर से लेके हमारे सीने तक के आकार की थी। लेखक कहता है इसको बस्ट कहते हैं, मतलब जो सिर से लेके सीने तक की दूरी होती है या जो भाग होता है उसको बस्ट कहा जाता है। वो जो मूर्ति थी ना वो बहुत ही सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। कैसे लग रहे थे नेताजी? एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे।
कुछ-कुछ मासूम भी लग रहे थे और कमसिन भी लग रहे थे। बड़े सुंदर लग रहे थे, मासूम लग रहे थे, कमसिन लग रहे थे। कमसिन का मतलब होता है जो सुंदर स्त्री के लिए, युवती के लिए बोला जाता है ना, जो बहुत सुंदर हो। तो वास्तव में ये बहुत सुंदर लग रहे थे। मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मतलब उस मूर्ति को देखते ही याद आ जाता था सुभाष चंद्र बोस के 2 नारे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा और दिल्ली चलो। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जो ये मूर्ति बनाने का कार्य था, यह अत्यंत ही सफल और सराहनीय प्रयास था। बस एक चीज़ की कमी उस मूर्ति में रह गई थी। वह कमी क्या थी? वह कमी जो खटक देखते ही खटकती थी, नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था। लेखक कह रहा है एक ही चीज़ खराब लग रही थी कि नेताजी की जो वो मूर्ति थी ना, उसकी आँखों में चश्मा नहीं था। फिर लेखक कहता है नहीं, 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 यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था।